ठीक, चलिए तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रतिशत, है ना, परसेंटेज जिसको बोलते हैं प्रतिशतता। 2 क्लासेस हम लोगों की हो चुकी हैं, तीसरी क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार उसको रिकॉल करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें देखिए। कल हमने कहा था जब 2 डायमेंशंस में परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो ओवरऑल उसमें क्या मान उसका बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्या इंक्रीमेंट होगा, क्या डिक्रीमेंट होगा, हमने ये बात कर ली थी। मान लीजिए किसी चीज में 2 डायमेंशन है, जैसे मान लीजिए किसी चीज हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन मिलाएंगे। जैसे मान लो हम खर्च निकाल रहे हैं, खपत और मूल्य होगा, दोनों में अगर प्रतिशत वृद्धि होगी तो ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, उसके लिए ये सूत्र हमने पढ़ा कि मान लीजिए x% की वृद्धि हो रही है, y% की वृद्धि हो रही है। जैसे आयत की हम बात कर रहे हैं तो लंबाई में x% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी x% की, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो आप ऐसे निकालोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन क्या हो गया, ये 100% की ग्रोथ हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ दोनों वृद्धि हो रही है तो ओवरऑल वृद्धि ही होगी, मतलब इंक्रीमेंट ही होगा, है ना, डिक्रीमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हमेशा क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा, क्षेत्रफल में हमेशा वृद्धि होगी। अब खर्च की बात होती तो जैसे मान लो खपत भी उसका x% बढ़ रहा है, अलग उसका कंजम्पशन भी x% बढ़ रहा है। जिस चीज को ये खपत कर रहा है, जिसका कंजम्पशन कर रहा है, उसका रेट भी क्या हो रहा है, y% बढ़ रहा है। ठीक है, तब ओवरऑल जो हमारा खर्च बढ़ेगा उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रतिशत हमारा बढ़ जाएगा, इससे निकाल लेंगे। जब भी 2 डायमेंशन वाली बात होगी तो इससे हम कर लेंगे। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ग्रोथ ही हो, बहुत बार क्या होता है मूल्य बढ़ने पे लोग खपत उसकी क्या कर देते हैं, घटा भी देते हैं। या मान लीजिए आयत के क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीमेंट परसेंटेज डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, जिसमें इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, जो इंक्रीमेंट हम वैल्यू कर रहे हैं उसको हम धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, घटा रहे होंगे, घटोतरी हो रही है, इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो x माइनस वाई, फिर दोनों का यहाँ पर इंटू होता है, प्रोडक्ट होता है, गुणा करके लिखते हैं। तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ माइनस एक्स वाई पर 100%। अब इसमें क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी, धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं आ रही हैं, तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जब आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ग्रोथ हुआ, परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, मतलब बढ़ोतरी हुई, इसमें वृद्धि हुई। जब हमारा आंसर इसको सॉल्व करने पे नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या हुआ था, परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा, घटोतरी होगी, कमी होगी। इसी तरह से हमने कहा था अगर दोनों में घटोतरी हो रही है, दोनों में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कमी कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों डायमेंशंस में दोनों को माइनस लेंगे, लेकिन चूंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव ही आएगी, और इसलिए हमेशा कह देंगे कि यहाँ क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही मिलेगा, रेयरली कहीं मिल जाए तो नहीं, बट मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में घटा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल घटेगा ही। तो फिर इसमें हमने मल्टी फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट लिया था इसी प्रतिशतता में। कल हमने चलते चलते बात की थी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हमने क्या बात किया था, जैसे किसी भी चीज की जो 100% वैल्यू है, अगर हम उसको अंक में लिखें तो उसका कितना गुना होगा, 1 गुना होगा। अब हम जब परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम 100% को बेस मानकर करते हैं। जैसे हमने कहा अगर 100 को हमने बेस माना, हमने कह दिया 25% का ग्रोथ हुआ, 25% का इंक्रीमेंट हुआ, 25% की हमने क्या कर दी, उसमें वृद्धि की, 25% की हमने क्या की, इंक्रीमेंट की। तो 100 को बेस मानेंगे, अगर 25% का हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया तो ओवरऑल कितना परसेंट हो जाएगा, ये 125% हो जाएगा। और अगर हमने इसमें 20% का डिक्रीमेंट किया होता तो क्या लिखते हैं आप इसको, 80% होता। अगर 100 के बेस पे ही तो हम मानकर करते हैं किसी भी चीज को, कोई भी चीज अपने का कितना होता है, 100% होता है। अगर इसका हमें भिन्न मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, 1 को 100% का मतलब क्या है, 1 है, अगर अंक में लिख रहे हैं, भिन्नात्मक मान लिख रहे हैं कितना, 1। जिससे 25% का ग्रोथ हुआ तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब ग्रोथ हुआ तो 1 प्लस 1/4, ग्रोथ होगा, इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बन जाएगा, 5/4। 5 कितना बन जाएगा, 4। यहां से देखें तो 100 का मतलब 1 है, 20% का मतलब कितना होता है जरा बताओ मुझे, 1/5। यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 1 तो हमारा 100 का होगा भाई, घटा रहे हैं तो माइनस करेंगे, 1/4, तो फाइनली कितना बन जाएगा, 3/4, ये बन जाएगा। इसका फायदा क्या है ये समझो, माइनस कर रहे हैं ना यहाँ, सॉरी यहाँ 5 है, ये 5 है,
5 1 जा 5, 1 कितना हो जाएगा, ये 4, 4 बाई क्या हो जाएगा 5, ठीक कर लो इसको, ये 4 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, चल ये कैलकुलेशन है, थोड़ा देख लो, ध्यान से करना कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, ये 4 बाई। अब ये कैसे हमारी कैलकुलेशन को इजी बना देगा ये समझो। एक तो लोग ओरली ऐसे निकालते हैं कि इतना परसेंट का ग्रोथ हुआ, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू हमने ले ली, सपोज करो हमने 200 ले लिया, 200 कोई अंक है, अब किसी ने इसमें कह दिया कि इसमें हमने 25% का क्या किया, वृद्धि की। 200 में अगर हम इसका 25% जोड़े तो बताओ नया अंक क्या होगा। 200 में अगर हम इसका 25% जोड़े तो बताओ नया अंक क्या होगा। अभी तो आप ओरली कर सकते हैं, 200 का 25% निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे, आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मुझे करना होता तो हम क्या करते, सीधे भाई इसका पहले 25% निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। तो 200 का देखिए क्या करेंगे, पहले 200 लिखेंगे प्लस 200 का क्या निकालेंगे 25%, तो 25/100 ऐसे सॉल्व करोगे आप। 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, 25 गुना कितना हो गया 50, तो ये हो गया 200 प्लस 50, फाइनली कितना हो जाएगा ये 250। इसका 200 में अगर हम इसी का 25% इसमें वृद्धि करके जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा 250। लेकिन अगर इसी को मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना होता तो 25% का ग्रोथ हो रहा है, जिसका मतलब 1 प्लस 25% का मतलब कितना होता है 1/4। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा फिर बताओ, 200 गुणे मल्टीप्लाइंग कितना बन जाएगा 5/4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, हो गया 50, 50 पच्चीस पंचे कितना हो जाएगा 200, सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। ये स्टेप्स हमारे कम हो जाएंगे, इसको करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन सब चीजों में हेल्प करेगा। यहाँ तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको बहुत आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये हमारे लिए एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है कि उस फॉर्मूले की अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसकी कोई लिमिटेशन, तो बिना किसी फार्मूले को याद किए बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने हमारा आंसर फटाफट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी देखते हैं ताकि हम उसको यूज कर पाए, फिर आगे हम लोग इस पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की क्या की जाती है वृद्धि की जाती है, तथा चौड़ाई में, चौड़ाई का मतलब ब्रेड्थ है उसका, लंबाई का मतलब लेंथ है। ठीक है, चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तथा चौड़ाई में 20% की क्या की जाती है कमी की जाती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो हमें बताना है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर क्या होगी कमी होगी, ये हमें बतानी है। किसी आयत की लंबाई में, अब हम दो डायमेंशंस लेकर कर रहे हैं, इसका डायमेंशन करेंगे तो वो फार्मूला, एक तो आपके पास फार्मूला है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में 20% की कमी कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए प्लस माइनस वाला फार्मूला हमने बताया था ना, है ना, फॉर्मूले से करोगे तो देखिए क्या है आपका, इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी पर रखूंगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट 2 है या मेथड 2 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेथड 2 इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट पे उसी को रखेंगे, वो हमारे लिए यूनिवर्सल बनने वाला है, कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड 2। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई क्या होगा भाई 100, यही होगा ना, करिए इसमें। तो धनात्मक वाले को हम देखिए x मान रहे हैं, ऋणात्मक वाला ही है यहाँ पर, तो यहाँ धनात्मक जो वृद्धि हो रही है वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगा, इसमें कमी हो रही है वो क्या होगी नेगेटिव होगी। x हमारे लिए 25 है, y क्या है 20 है, रखिए वैल्यू यहाँ, तो हो जाएगा 25 माइनस का कितना होगा 25 माइनस का 20 माइनस 25 इंटू 20 अपॉन क्या होगा 100। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा जरा बताओ, ये आ गया 5, इसको सॉल्व करोगे 1 0 से 1 0 कटेगा भाई, 5 5 25, 5 दूनी 10 होगा ना भाई, या 20 पंचे 100 कर लेते, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 5, कितना गया 0, 0 आ जाने का मतलब क्या हो गया, उसके क्षेत्रफल में
ना तो वृद्धि हुई ही ना ही कमी हुई। मतलब क्षेत्रफल उसका क्या रहा, अपरिवर्तित रहा, सेम रहा। क्षेत्रफल उसका क्या रहा, सेम रहा, समान रहा, ना बढ़ा ना घटा। इसका क्षेत्रफल में ना तो वृद्धि हुई ना तो कमी हुई। 0% आने का मतलब यह है, ना ही वृद्धि ना ही कमी, ना ही इंक्रीमेंट ना ही डिक्रीमेंट। अब इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हमारे लिए मेथड 1 है। देखिए कैसे करते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, मेथड 1 है। इसको प्रियोरिटी पर रखेंगे हम। देखिए इससे कैसे चीजें आसान बनेंगी। 25% का ग्रोथ हुआ, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 1 प्लस 25% का मतलब 1/4, तो कितना बन जाएगा 5/4 गुणे 20% का डिक्रीमेंट हुआ, तो एक में घटाएंगे 20% का मतलब कितना होता है 20, 1/5। हाँ 1/5 होता है, तो 1 माइनस 1/5 करो कितना आएगा 4/5। 4 से 4 कट गया, 5 से जब 1 आ जाए मतलब 1/1। परसेंटेज ग्रोथ की जब हम बात करते हैं ना, तो इसकी अच्छी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चेंज। तो डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0 है ना। जब 0 डिफरेंस आ जाए तो इसका मतलब ना परसेंटेज वृद्धि हुई ना ही क्या हुआ। ये जो वैल्यू आती है ना, ये हमारी क्या होती है, पहले का मान होता है। इसका मतलब ये पुराना मान हमारा पहले का मान होता है, ये नया वाला जो निकलता है वो वाला होता है। तो जो पुराना मान था हमारा, जो पहले का मान था, नए वाले मान से इसको घटाएंगे तब पता चलेगा कितना वृद्धि हुई कितनी कमी हुई। तो वृद्धि भी नहीं हुई ना ही कमी हुई, एक एक ही रह गया। इसका मतलब क्या हो गया 0%, मतलब ना ही वृद्धि हुई ना ही क्या कमी। अब इसको एक ही लाइन में हमारा आंसर मिल जाएगा, वहां मुझे 3 स्टेप में करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जब करेंगे ना, तो बेस वाली वैल्यू से उसका डिफरेंस लेंगे हमेशा। अगर ज्यादा आ रहा होगा तो वृद्धि हुई, कम आ रहा होगा तो कमी हुई। जैसे इसी सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लेते हैं जरा। मान लीजिए जहां हमने कह दिया तुम्हें कि 25% की वृद्धि हुई, 20% की क्या हुई, कमी हुई। अब हम कह रहे हैं 25% की वृद्धि हुई लंबाई में, 20% की वृद्धि हुई किसमें, चौड़ाई में। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, बोलो भाई। अब इसको निकालेंगे, 20%, 25% की वृद्धि हुई लंबाई में और 20% वृद्धि हुई किसमें, चौड़ाई में। तो यहाँ हर जगह प्लस आ जाएगा फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में हमारा हर जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये भी प्लस होगा, ये भी क्या होगा प्लस, ये भी प्लस होगा। तो ये ऐड करोगे ये तो हट जाएगा भाई, ऐड करो कितना आ जाएगा, ये देखो बताओ, यहां आ जाएगा ये हो जाएगा 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50%। इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें कैसे आसान बनेगा, वहां 2-3 स्टेप में तुम्हारा आंसर मिल रहा है। अब इसी सेम को अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर करता तो देखो, दोनों हमने ग्रोथ की बात की, दोनों पे हमने किसकी बात की, ग्रोथ की बात की। 25% की वृद्धि हो रही है, फिर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20%। तो 25% की वृद्धि हो रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा इसका 5/4, और इसका कितना बनेगा 6/5 बनेगा। 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी कितना बटा, डिफरेंस देखेंगे ना इसका, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है कि नहीं भाई। 3 - 2 1, मतलब ये हो गया 1/2। 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है, सीधे आंसर आ गया हमारा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है, उसमें मुझे इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ खेलना पड़ रहा है, यहां बड़ी आसानी से इजीली हम आंसर, उतना कैलकुलेशन भी नहीं पड़ेगा, हमारा टू द पॉइंट यहां आंसर भी आ जाएगा। बस वहां अगर दशमलव में बहुत मान दिया है तो आपको परेशानी हो सकती है, यहां फटाफट चेंज करके निकाल लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को लिखो, जरा क्वेश्चन में लिखो, बार बार सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, इसी में वर्ड्स में करेक्शन करते चले जाता हूं, आपके लिए चीजें आसान बनती चली जाएंगी। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, सपोज लेते हैं, इसकी लंबाई में मान लीजिए आपका 11.11% की क्या हुई, 11.11% की वृद्धि हुई। लंबाई में 11.11% की क्या हुई, वृद्धि हुई। और इसकी चौड़ाई में कुछ वृद्धि या कुछ कमी इसी तरह से ले लेते हैं। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई में मिल गया आपका 25% की, मान लेते हैं क्या हो गई 25% की वृद्धि हुई। चलो
अब इसको इस फॉर्मूले से कीजिएगा तो दशमलव वाले अंक तुम्हारे करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। दशमलव का अंक करने तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करो, देखो कैसे करते हो। फिर इसको हम लोग लाइन फैक्टर से भी करेंगे। करीब लंबाई में 11.11% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल इसमें कितनी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी ये बताना है हमें। करिए जल्दी से, फिर हम कॉन्सेप्ट से बात करते हैं भाई। चलो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा भाई। 4/3 आएगा तो कितना आंसर आएगा बताइए। सेकेंड मेथड से करोगे देखो पॉजिटिव तो जाएगा, दोनों वृद्धि हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वृद्धि तो होगी। इस सूत्र से करेंगे तो क्या चीजें कठिन हो जाएंगी थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखोगे तुम, इसको लिखोगे तुम 11.11, इसको लिखोगे 25 प्लस 11.11 गुणे क्या हो गया 25 बटे क्या हो गया तुम्हारा 100। अब इसको करोगे, यहाँ ज्यादा स्टेप्स लग जाएंगे ना तुम्हारे करने में इसको। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 25 का कितना हो गया 100 हो गया, फिर 4 से इसको भाग दोगे, फिर इसको ये कितना हो गया तुम्हारा 36.11 प्लस 11.11 को 4 से भाग दोगे कितना होगा 4 दूनी 8, फिर कितना होगा 3 31, 4 सत्ते 28, फिर 3 4 सत्ते 28, ऐसे चलता रहेगा। फिर इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये बताओ, 36 दो कितना हो गया 38, 38.88 हो जाएगा। इतने % की क्या हुई इसमें वृद्धि हुई, तो ये इसमें निकले हमारे। इसी को आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से देखो जरा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से देखो तो कितना बनेगा जरा बताओ। 11%, 11.11 का मतलब कितना हो गया, पहले उसका सोचो 1/, कितना हो गया 9। हमने कहा कि 11 का टेबल चले तो नीचे 9 आएगा, वृद्धि हो रही है तो 1 में जोड़ेंगे, 1/9 का भाई तो कितना होगा जरा बताओ, 1/9 प्लस 1 करेंगे 10/9 हो जाएगा, ये 10/9 हो जाएगा। इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, 25% का भिन्नात्मक मान हमने कितना बताया था 1/4, 1/4 होगा ना, 1 में जोड़ो 1/4 का हो जाएगा 5/4। ठीक है, कुछ कटेगा 4 और 10 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 25 बटे कितना हो गया 18 आ गया। डिफरेंस लो कितने का आया 7 का आया, 7 का डिफरेंस आया ना, तो 7 बटे क्या हो गया 18। अब वो आराम से इसको कर लो, जो भी आया आंसर आ जाएगा तुम्हारा, डिवाइड कर लो। आज से डिवाइड नहीं करना आ रहा है तो कैसे करोगे जरा बताओ। अच्छा नहीं याद है तो देखो देखो आसान तरीका है एकदम, आराम से, परेशान मत हो। 18 आ गया ना, 18 को 2 गुणे क्या लिखा जाता है 9 लिखा जा सकता है, 9 आ जाए तो किसका टेबल चलेगा 11 का टेबल चलेगा। यहाँ हो गया 11.11, यहाँ हो गया 2। अब सीधे इसको मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 77 आया, 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, आया कितना मल्टीप्लाई करने पे। देखो ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो यहाँ से डायरेक्ट लिखा जाए हम देखेंगे, हम यही सोच लेंगे क्या होगा कि भाई इसको 2 गुणे 9, 2 गुणे क्या लिख देंगे इसको 9, 9 आ गया तो 11 का टेबल चलेगा, गुणा होगा तो 77 कितना हुआ ये 7 बटे में क्या आया 2, अब 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16, 2 स्टेप हमारा आंसर आ जाएगा। वहां मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है, चीजों को करना पड़ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारे लिए बड़ा काम का है। बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे कैलकुलेशंस होंगे उनको इजी बनाएगा और बहुत ही मुझे इसका आंसर दे देगा। ये इतनी लाजवाब चीज है। 7/18 है तो 7/18 ही ले लो, कभी कभी ऐसे भी नहीं दिया रहता, ऐसे दिया रहेगा, तो इससे में जो ऑप्शंस में हमारी डाइवर्सिटी होगी, विविधता होती है, कभी कभी वो भिन्नात्मक दे देता है, कभी ये देता है, अब इससे भिन्न बदलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। फिर वहां जो ऑप्शन दिया होगा तुम डिवाइड करके चेक करोगे, इससे क्या होगा भिन्नात्मक दिया है तो यहीं से उठा लोगे, नहीं दिया है तो इससे तुरंत डिवाइड करके आप इतना बता दो। बात क्लियर हो रही है हमारी, इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। कुछ और देखें इसके, देखिए 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 चीनी के मूल्य, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर
चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो जाने पर, वृद्धि हो जाने पर, एक व्यक्ति इसकी खपत 16.66% कम कर देता है। 16.66% क्या कर देता है, कम कर देता है। तो उस व्यक्ति के खर्च में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालें। तो उस व्यक्ति के खर्च में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या करें, या निकालें। तो कैसे कीजिएगा बताइए। बिल्कुल इस चीज का मतलब हमने क्या बताया था, खर्च बराबर क्या होता है भैया, खर्च बराबर क्या होता है, खपत गुणे मूल्य होता है। ये भी 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन है कि नहीं तुम्हारे, खर्च पे बात कर रहा है। अब एक तो तुम्हारे पास सूत्र है, दोनों वृद्धि एक वृद्धि एक कमी हो रही है, कौन सा लगाओगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे क्या होगा भाई 100%। अब इससे लगाओगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर दशमलव में है, फिर चीजों को डिवाइड करोगे, फिर लेकर चलोगे। अब देखो जरा 0 ही आएगा पक्का, देख लिए। चलो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकालो जरा, देखो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी, 20% की ग्रोथ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका कितना बनेगा, 20% बाई 5 बनेगा ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालोगे, वृद्धि हो रही तो 1 में जोड़ोगे ना उसको, 1 + 1 बाई 5 करोगे, कितना जाएगा 6 बाई कितना जाएगा 5, ये हो गया 6 बाई 5 इंटू। भाई ध्यान रखना कि क्या चीज इसका हो रहा है, बताइए खपत में क्या कर रहा है, वो 16.66% की कमी ला रहा है ना। अब मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी, 20% की ग्रोथ हो रही थी। तो वृद्धि हो रही है तो 1 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कमी हो रही है तो 1 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब निकालेंगे तो ये आ गया 6 बाई 5 इसका वृद्धि वाला मूल्य का हमने निकाला। खपत में 16.66% की क्या हो रही है, कमी। तो 1 में से देखो ये 1/6 का है, 1 में घटाओगे कितना आ जाएगा 5 बाई 6 आ जाएगा। 5 से 5 घट गया, 6 से 1/1 आ गया, तो न वृद्धि न कमी, न वृद्धि न कमी, तो क्या हो गया भैया समान रहेगा। इसका मतलब उसके खर्च पे कोई प्रभाव। अब इसमें क्रिएटिव से करोगे तब जाकर चीजें कहीं कटेंगी, यहां तुरंत तुम्हें एक लाइन में क्या हो गया आंसर मिल जाएगा। ये इतना लाजवाब है। और ये यही नहीं, ये आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प करेगा। बिना किसी फॉर्मूले के तुरंत हम आंसर निकालेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके 1-2 लाइन में आ जाएगा। वहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा चीजें हो जाती है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर कहीं आंसर। ठीक है ना, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं जो हमारे टाइम भी बचाएं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम उसको, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग और डायमेंशंस पे बात करेंगे। लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, इसकी लिमिटेशन भी नहीं है, ये भी समझना। जैसे हाँ, ये 2 डायमेंशन के लिए ही केवल एप्लीकेबल है, ये 3, 4, 5 कितने भी डायमेंशन हो सब में एप्लीकेबल है। जैसे इसमें हम 2 डायमेंशन वाले चीजों को, जैसे क्षेत्रफल की बात करेंगे हो जाएगा, किसी का आयतन की बात करेंगे तो सूत्र फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा। जैसे ये चतुर्भुज तक हो सकता है, क्षेत्रफल का जो भी आयत का हो सकता है, ये है ना, त्रिभुज का कुछ भी लगा लो। लेकिन इसको हम घन में भी लगा लेंगे, घनाभ में भी लगा लेंगे, इसको घन में, क्योंकि वहां 3 डायमेंशंस होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो वहां 2 के लिए है वो तीसरा, उसमें उसके तीसरे के लिए अलग सूत्र है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। लेकिन ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें उसको बहुत आसान बना देता है, बहुत इजीली उसको कर लेंगे, उसको भी हम समझेंगे। पहले एक क्वेश्चन इसमें आप देख लेते हैं, किया जाए इसको, ठीक है। लिखिए लिखिए कि एक व्यक्ति जो कि कार में बैठा है, एक व्यक्ति अपने कार की चाल में, एक व्यक्ति कार की चाल में, एक व्यक्ति अपने कार की चाल में 9.09% की 9.09% की 9.09
0.9% की कमी करता है। ठीक है, तथा अपनी यात्रा के समय में तथा अपनी यात्रा के समय में 20% की वृद्धि करता है। 20% की क्या करता है, वो वृद्धि करता है। तो कार की चाल में कितनी प्रतिशत की कमी कर रहा है भाई, वो 9.09% की कमी कर रहा है ना। और किसमें वृद्धि कर रहा है, समय में। अपने जितने समय में वो यात्रा कर रहा है, समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 20% की क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। तो दूरी में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, जितनी आप दूरी करेगा उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि या फिर क्या होगी, कमी होगी, उसकी बात हो रही है। तो दूरी में प्रतिशत वृद्धि या फिर क्या, कमी होगी। क्या हमने बताया था, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। अभी भी उसी सूत्र से करो, 2 डायमेंशन वाले हैं ये। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। ये भी 2 डायमेंशन वाले थे ना, 2 चीजें दी रहती हैं, तीसरी चीज निकालनी होती है। इसको भी सूत्र से किया जा सकता है भाई, एक में वृद्धि एक में कमी हो रही है, तो वही माइनस वाला और प्लस वाला फॉर्मूला इसमें लगाया जा सकता है। लेकिन दशमलव में चीजें आ जाती हैं तो थोड़ी सी ये क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन अगर इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करें तो बड़ा आसान हो जाएगा। 9 का टेबल चल रहा हो तो क्या हो जाएगा, बेस में 11 अभी हो रही है तो क्या होगा, कमी हो रही है, उसमें कमी हो रही है तो 1 में इसको माइनस करेंगे, बेस में 9 आएगा, बेस में यहाँ 11 आएगा ना। अगर 9 का टेबल चल रहा है तो 1 माइनस 1/11 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा उसका, 10/11 इनटू, यहां देखो ये क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। इसका कितना बन गया भाई, 1 माइनस 1/11, ये कितना बन जाएगा, 10/11। इसका करिए तो कितना बनेगा जरा बताओ, 1 प्लस 20% की वृद्धि का मतलब 1/5, तो कितना हो जाएगा ये 6/5 हो गया, 6/5 कर लो। ये 6 कितना हो गया, 5 5 2 10। अब 12 कितना आ गया, 11। कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है, ये निकालने के लिए डिफरेंस लो, 1/11। अब 1/11 का मतलब कितना टेबल चलेगा, 1/11 आने का मतलब किसका टेबल चलेगा, 9 का टेबल चलेगा। तो 9.09% का क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, इतने प्रतिशत की उसमें क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बस समझ पाए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा फटाफट हमारा। अब ऐसे करोगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी तुम्हारी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से हो जाएंगी, और एग्जामिनेशन हॉल में मुझे टाइम भी बचाना होता है और सही सही उत्तर भी लाना होता है, समझ रहे हैं। इसको एकदम गजब तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ गए कैसे होगा। मल्टीफैक्टर का कॉन्सेप्ट मजेदार है ना, इससे चीजें आसान हो रही कि नहीं, और कुछ भी याद रखने की जरूरत, बस मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना हमें आता है, उस तरह से काम बन जाएंगे। ओके ठीक, अब इसकी अपनी सीमाएं हम बताएं कि कहां इसकी लिमिटेशन है, समझिए कहां इसको नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन वाला है, 3 डायमेंशन के लिए बड़ा बड़ा सा सूत्र आता है इसको देखने में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का देखो, अगर 3 डायमेंशन की चीजें आसानी से हो जाएंगे। जैसे लिखो लिखो देखो, एक घन की भुजा में, लिखो एक घन मतलब क्यूब, एक घन की भुजा में, एक की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है भाई, 10% की वृद्धि की जाती है। तो उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या करो, ज्ञात करो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है बताओ जरा, भुजा का क्यूब होता है भैया, साइड का क्यूब होता है कि नहीं, जो भी भुजा दिया उसका क्या होता है, क्यूब होता है। घन का चित्र याद है आप लोगों को,
जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। याद है? नहीं याद है तो याद रखना भैया, जो भी साइड्स हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर साइड्स ए है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए का। ठीक है, ये हमारा घन है। अब उसको उस सूत्र से नहीं किया जा सकता, उसके लिए अलग सूत्र याद करना पड़ेगा, बड़ा याद करना मुश्किल होगा। लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकालेंगे तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, जरा बताओ जल्दी से हमें। 10% का मतलब 1/10, एक में जोड़ेंगे वृद्धि हो रही है ना। अगर कमी हो रही थी तो एक में से घटाते उसको, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 10। 10% का मतलब वृद्धि हो रही तो जोड़ रहे हैं, कितना जाएगा, 11/10। मल्टीप्लाई फैक्टर मैं तो ओरली निकाल लूंगा, आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत, लेकिन कितना ये आसान कर देगा तुम्हारा कैलकुलेशन, ये समझो पहले तो। अब आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है, तो 11/10 का क्या क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है, ये कितना होगा 1000। हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी 100 में देखना होता है, तो पहले हम वृद्धि निकाल लें, वृद्धि कितनी की हुई, डिफरेंस कितने का आया, 331 का आया। अब ये 1000 में दे रहा है, हमें 100 में निकालना है, तो 100 से क्या करेंगे हम इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा लो, कितना जाएगा, 33.1% की क्या हो जाएगी उसके आयतन में, एक लाइन में आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन इसको हम उस सूत्र से नहीं निकाल पाएंगे, अब उसकी लिमिटेशंस हैं। इस माइनस फैक्टर की कोई लिमिट जहां भी मिले सबको कर दो, सारी कहा जाएंगी, आसान हो जाएंगी। बिल्कुल, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज रहता है, इसलिए मैं दोनों में बोल रहा हूँ। परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है, परसेंटेज क्या हो रहा है तुम्हारा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सब बोल रहा है। थीम सबका वही रहता है, बस लैंग्वेज जो होंगी आपको उसमें दी रहेंगी। दो बाई लैंग्वेज पेपर रहेगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आसान तरीके से इसको जा सकता है। ठीक है, सभी तरह के एग्जाम्स में ये चीजें आपके लिए क्या है, एप्लीकेबल है, बहुत आसानी से हम कर लेंगे इसको कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, चलिए नोट करो इसको, मजा आ रहा है इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखो, लिखिए इसमें, जल्दी करो भाई, नोट करो नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। चौड़ाई में 9.09% की कमी की जाती है, चौड़ाई में 9.09% की क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो हमने कहा घनाभ की हम बात कर रहे हैं, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है भाई, 9.09% की क्या हो रही है, कमी कर रही है। तथा ऊंचाई में देखो, तथा ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की क्या की जा रही है भाई, वृद्धि की जा रही है। तो घनाभ के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो घनाभ के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी ज्ञात करें। तो घनाभ के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। हम घनाभ की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब उसको उस कॉन्सेप्ट से आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स इसको आसानी से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या क्या बनेगा इनका, देखो जरा, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% का मतलब 1/10, एक में जोड़ेंगे 1/10 कितना हो जाएगा भाई, 11/10। 9 का आ रहा है, 9 का टेबल चल रहा है, बेस में क्या होगा 11, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी का रहे हैं तो भाई घटाना पड़ेगा इसको, 1 - 1/11 करोगे भैया कितना आ जाएगा, 10/11 आ जाएगा ना भैया। फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का मतलब 1/4 करोगे कितना आएगा, ये 5/4 आ जाएगा।
5/4 का क्यूब क्यों करोगे भाई? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या क्या कट रहा है। अरे क्या दिया? 11/10। लंबाई का आ गया, चौड़ाई का कितना आ गया? 10/11। और ऊंचाई का कितना आ गया? 5/4। ये दोनों कट जाएंगे। 5/4 कितने का ग्रोथ हुआ? बढ़ रहा है ना ये 5। 1 हुआ, 1/4। 1/4 का मतलब कितना प्रतिशत? अरे कहा 10 से 10 कट गया, 11 से 11 कट गया, 5/4 तो बचेगा ना। 5/4 भाई, ये 1 हो जाएंगे कट के। 5/4 कितने का ग्रोथ हुआ? हमने कहा ऊपर वाली वैल्यू नहीं होती है, नीचे वाली वैल्यू पुरानी होती है। डिफरेंस 1 का आया, नीचे 4 है। 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो गया? 24%। प्लस में है ये तो क्या हो जाएगा? वृद्धि होगी। इसका मतलब घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? है ना ये मजेदार। एक ही लाइन में तुम्हें आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है हमारी बात? पोटेंशियल वाली बात आसान लग रहा है ये? तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कमाल है, ठीक है ना। इसलिए इसको जानना बड़ा क्या हो जाता है? आसान। ठीक। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ना चीजें तुम्हारे लिए, हमने कहा परसेंटेज, जब हम प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो वहां भी इसका बहुत यूज कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसको यूज कर लेंगे। बिना किसी फॉर्मूले का आपको फटाफट आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। चले कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स की हम लोग बात करते हैं, इसको कैसे करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू। एक क्वेश्चन और लिखिए जरा, अलग टाइप के क्वेश्चन की हम लोग थोड़ा बात करते हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको एक एक करके बात करेंगे। लेकिन इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप सीख कर रखिएगा, ये फ्यूचर में भी बहुत काम हमें आएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन एक। कुछ अलग टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट है ये, इसको देखते हैं जरा। देखना, देखो देखो, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में क्या लिखा आपने? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, 20% की वृद्धि हो जाने पर पूजा, पूजा नाम है, पूजा 60 रुपए में, 60 रुपए में 4 kg, 4 किलोग्राम, 4 kg मतलब 4 kg चीनी, 4 kg चीनी कम खरीदती है। 4 kg चीनी क्या करती है? वो कम खरीदती है। तो चीनी का, तो चीनी का, चीनी का वास्तविक या वर्तमान, जो भी समझो, वास्तविक, वास्तविक तथा प्रारंभिक, वास्तविक तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, या दाम उसका जो होगा। वास्तविक तथा प्रारंभिक मूल्य या फिर क्या? दाम ज्ञात कीजिए कि कितने रुपए कीजिए चीनी मिल रही थी, ये ज्ञात करना है। वास्तविक तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको कई तरीके से कर सकते हैं, 2-3 मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं। मतलब ये सब ना डाइवर्सिटी अपनी थिंकिंग में, अपनी क्रिएटिविटी में रखो, तब जाकर चीजें आपको थोड़ी सी आसान लगेगी। हम 3 तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले तो देखो, मूल्य और मात्रा में एक रिलेशन होता है, ये समझ लीजिए। मूल्य और मात्रा बीच का जो संबंध होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अगर हम मूल्य की बात करें, मूल्य की बात करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ? जो मूल्य होता है हमारा और जो मात्रा होता है, इनमें दोनों का कैसा रिलेशन होता है? व्युत्क्रम रिलेशन होता है, मतलब इनवर्सली रिलेटेड होते हैं ये। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये समझना आप पहले, पहले देखो चीनी की मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। हम चीनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है जरा बताओ? 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और कितने रुपए की बात कर रहे हैं? उसके पास कितना पैसा था भाई? 60 रुपए। कितनी किलो चीनी वो कम खरीद रही है बढ़ जाने पे? 4 kg चीनी कम खरीद रही है। ये हमने डाटे दिए आपको,
इसकी हेल्प से निकालना है। बस मूल्य में दिया कि 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो मूल्य और मात्रा के बीच का कैसा रिलेशन होता है, व्युत्क्रम रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। तो मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो गई तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो उससे कैसे कर सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का निकालोगे, 20% क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। ये मूल्य है। हमने कहा जो ऊपर आता है वो नया वाला होता है, पीछे वाला क्या होता है, पुराना वाला होता है। क्लियर है कि नहीं मेरी बात। इसका मतलब अगर मैं मूल्य की बात कर रहा हूं, अगर मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, जिसको कह रहे हैं मूल्य, मूल्य जिसको हम कह रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या रिलेशन बन रहा है तुम्हारा प्रारंभिक वाले में और वास्तविक वाले में अभी क्या बन रहा है जो वर्तमान में है। इसका मतलब पहले 5 था तो अभी कितना हो गया, 6। ये 5:6 का अनुपात बन रहा है तुम्हारा। तो मात्रा इसका क्या होगा, व्युत्क्रम होता भाई। जो क्वांटिटी है हमारी इसकी क्या होती है, क्वांटिटी इसकी क्या होती है, इनवर्स होगी भाई। 5:6 है तो ये क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो मात्रा में कितने का अंतर आ रहा है यार, 1 का अंतर आ रहा है। लेकिन वहां एग्जैक्टली अंतर कितना दिया है, 4। इसका मतलब 1 का अंतर बराबर कितना हो गया, 4 kg। 1 का अंतर बराबर कितना हो गया, 4 kg। 1 का अंतर 4 है तो 6 का मतलब कितना हो गया, 4 से इसमें गुणा कर दें, 6 चौक कितना हो गया, 24। यहां भी 4 से गुणा कर दे भैया, तो 5 चौक कितना हो गया, 20। इसका मतलब प्रारंभिक में वो कितने केजी खरीद रही थी उसी दाम में, अभी कितना खरीद रही है, 4 का डिफरेंस दिख रहा है ये। इसका मतलब प्रारंभिक तौर पे जब वो प्रारंभ में चीजें खरीद रही थी तो ये इसकी मात्रा थी। अब वास्तविक मात्रा भी कितना खरीद रही है वो, वास्तविक मात्रा कितना है, वर्तमान जिसको हम कह रहे हैं प्रेजेंट में कितना खरीद रही है वो, 20 केजी। अब मूल्य पूछ रहा है तो 60 रुपए में वो खरीद रही थी। तो अगर हम वास्तविक मूल्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपए की बात हो रही थी ना भैया, 60 रुपए की बात हो रही है। तो 60 बटे कितना, 20। ये 20 है ना, यहां देखो कितने केजी भाई, पर केजी दाम निकालना है तो 60 बटे 20। 20 यहां 60, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दिया तो कितना आ जाएगा, ₹3 पर केजी। इसका मतलब अभी 1 केजी पे उसको कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 3 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। हालांकि चीनी इतनी सस्ती नहीं है, फिर भी हम लोग ये क्वेश्चन ले रहे हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, अब प्रारंभिक मूल्य निकालते तो 7/24 करते थे, बहुत बढ़िया। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/24। अब इसको सॉल्व कर पाओगे, 6 से कटेगा, 6 दाएं, 6 चौक 2 5 जा 10, और कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2.5। यहाँ कितना आ रहा है, ₹2.5 पर केजी। पहले ₹2.5 में 1 केजी मिल रहा था, अभी कितना मिलने लगा, ₹3 मजेदार है कॉन्सेप्ट, एकदम आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक ये हो गया, एक अगला बताते हैं। देखो 3 तरीके से इसको बताएंगे हम आपको। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करेंगे। समझ में आया ना कैसे करना है। अभी तो हमने समझाने के लिए इतनी स्टेप्स, आप जब करेंगे तो फटाफट ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। एग्जामिनेशन हॉल में तो बस हम नंबर लिखेंगे ना, उसको डिवाइड करेंगे, सीधे आंसर अपने लिख लेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करें। कर लो नोट डाउन करो। कोई टेंशन, समझ में आ रही ना बातें, बहुत बढ़िया। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। और एक जनरल तरीके से एज ए लेमैन अगर करते तो कैसे करते ये समझो। करें, चलिए देखिए जरा। अब जनरल तरीके से करते कोई तो देखो कैसे करता कोई, देखो तो मान लेते हैं चीनी का जो वास्तविक जितनी केजी वो खरीद रही थी वो कितना है, x केजी है। कितना केजी खरीद रही है, x केजी। जरा ये देखना, एक अलग कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं। ये मेथड मान लेते हैं हमारा 2,
ये मेथड क्या है हमारा, सेकेंड है मान लेते हैं। वो पहला मेथड था हमारा, फर्स्ट मेथड था, ठीक है भैया। ये मेथड हमारा क्या था, फर्स्ट। सेकेंड मेथड की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड मेथड में क्या होगा, चीनी का मान लेते हैं कितना के पहले खरीद रही थी, एक्स केजी खरीद। दाम मूल्य से आपका डायरेक्ट क्या है, रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। अब जरा समझो, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी दाम में भाई, 20% की। इसका मतलब 20% की वृद्धि हो जाने पे 4 केजी वो कम खरीद रही है। इसका मतलब मूल्य का जो 20% का मान होगा, जो मूल्य का जो 20% आएगा, मूल्य का जो 20% रुपए आएंगे, तुम्हारे पैसे आएंगे, वो 4 केजी के बराबर हैं। कितनी केजी के बराबर है, 4 केजी के बराबर है। इसका मतलब 20% हमारा मूल्य का मात्रा में कितने के बराबर है, 4 केजी के बराबर है। तो जो मूल्य हमारा 100% होगा उसके हिसाब से कितना आएगा। अब इसका तो हम चाहे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में, भाई इसका चाहे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखिए। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। 1/5 बराबर कितना हो गया, 4 केजी। तो एक बराबर कितना हो गया, 20 केजी। कितना हो गया, इसका अभी वो कितने केजी खरीद रही है, 20 केजी। अभी वो 20 केजी खरीद रही है, लेकिन पहले जो है 4 केजी ज्यादा खरीद रही थी, क्योंकि अभी 4 केजी कम खरीद रही है, 24 केजी हो जाएगा। इसका मतलब अभी जो इसका ये जो आया, ये कौन सा है, ये वास्तविक, ये कौन सा है हमारा, वास्तविक है। इसका मतलब वास्तविक मात्रा इसका ये है, ये जो अभी खरीद रही है, अभी वर्तमान में जो इसको खरीद रही है वो कितनी है, 20 केजी। तो प्रारंभिक मात्रा निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे, क्योंकि अभी तो 4 केजी कम खरीद रही है ना। तो 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24 केजी। एक तरीका ये है, तो ये आ जाएगा। अब मान कैसे निकालेंगे, यही है सूत्र हमारा। वास्तविक मूल्य निकालना होगा तो ये सूत्र, प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा तो ये सूत्र। बस ये निकालने में हमारी जर्नी एक अलग हो सकती है कि ऐसे इसको भी कर सकते हैं, ऐसे, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट रखो, ये तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली क्या है, आसान है। जहां हमारा लगेगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से चीजें थोड़ा सा लेंदी हो रही है, तो हम अलग अलग कॉन्सेप्ट से भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उससे भी चीजें की जा सकती हैं, आप ये समझ लेना, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। इसको और भी आसान तरीके से कैसे किए जा सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें डिटेल में बात करेंगे। पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लेना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे बार बार प्रैक्टिस करो, वो चीजें जितनी क्विकली तुम्हें आएंगी उतनी ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, नोट कर लीजिए फिर। फिर हम लोग इसमें कुछ और यूनिक कॉन्सेप्ट की कल बात करेंगे। इसी को हमने जितना अभी पढ़ा है, इसी से कल से फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू। अगर ये आज का समझ में ना आया होगा तो पीछे वाली हमारी क्लासेस आप जाकर यूट्यूब पे अपना देख लीजिएगा, तो जाकर ये चीजें समझ में आएंगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में भी हमने बताया ना प्रीवियस क्लासेस में, वहां भी जाकर उसको आप देख लीजिए और अपने से भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना रखें फिर। ओके फिर, थैंक यू।